अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कार्डियक साइकिल के बारे में कि दिल के जो हिस्से होते हैं उसमें किस तरीके से ब्लड दाखिल होता है, फिर कौन सा साउंड बनता है, लबडब कैसे होता है, हार्ट बीट कैसे होती है और उसके लिए कितना टाइम लगता है, और कौन से ऐसे नोड और एवी नोड्स हैं जो इन सबको जो कि इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो जनरेट करवाते हैं। तो किस तरीके से वो काम हो रहा है वो सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो आज जो हम बात करेंगे ईसीजी के ऊपर, तो मतलब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनके बारे में, और कार्डियो हार्ट को कहते हैं और ग्राम यानी इनको मेजरमेंट करने के लिए। तो ईसीजी अक्सर हमारे आपने देखा होगा कि जिनको हार्ट के साथ कोई इशू आ रहा होता है या उनकी हार्ट बीट स्लो चल रही होती है या हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है तो वो ईसीजी करवाते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ईसीजी किस तरीके से काम करता है और यूजेस ऑफ ईसीजी क्या है, इसमें ऐसी कौन कौन सी वेव्स होती हैं, कितनी तरह की वो वेव्स होती हैं जिससे ये पता चलता है कि ये नॉर्मल ईसीजी है या कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें ईसीजी करवाते क्यों, तो ईसीजी इसीलिए करवा रहे होते हैं कि हम देखें कि क्या हमारा जो हार्ट है क्या वो प्रॉपर फंक्शंस में है, प्रॉपर उसका कार्डियक साइकिल चल रही है या कहीं ना कहीं कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो उन इश्यूज़ को देखने के लिए, जांचने के लिए जो है ना वो हम फर्स्ट एड तौर पर सबसे पहले जो हम ऐसे पेशेंट के लिए करते हैं जिसमें कोई इशू आ रहा हो तो उसका ईसीजी हम करवा रहे होते हैं ताकि पता चले कि इसमें किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। तो आज हम बात करेंगे जी ईसीजी किस तरीके से की जाती है और इसमें कौन कौन सी वेव्स होती हैं। तो ये ईसीजी है। ईसीजी में अब यानी ज़ाहिर सी एक नक्शा, एक मैप सा बना हुआ होता है। अगर आप बच्चों ने देखी हो कभी ईसीजी तो उसमें हार्ट बीट के बारे में और इस तरीके से लाइन जो है ना वो ड्रा हो रही होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ईसीजी एक उस पर आपको नज़र आएगी। ये असल में क्या है कि ये बहुत सारे हार्ट बीट मिलकर, तो यानी जो ईसीजी हम करवाते हैं वो बहुत लंबी सी लाइन होती है, एक नक्शा सा होता है। तो उसमें क्या है कि मैनी टाइम हमारी जो हार्ट बीट है ना उसको दिखाया गया होता है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपकी सिर्फ एक हार्ट बीट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी लब डब की बात की है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साउंड है वो लब और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साउंड है वो डब। तो यानी एक हार्ट बीट की हम बात कर रहे हैं जो कि पी से शुरू होगा, पी क्यू आर एस एंड देन टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें थ्री वेव्स की हम बात करेंगे। पहली वेव्स होगा पी, उसके बाद ये जो क्यू आर एस है ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसको हम एक वेव काउंट करेंगे और उसके बाद फाइनल में जो है आखिर में वो टी है। और टी के बाद फिर दोबारा आपको पता है पी क्यू आर एस टी, उसके बाद फिर अगली हार्ट बीट आ जाती है पी क्यू आर एस टी। इस तरीके से हमारी जो हार्ट बीट वो बन रही होती है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारी एक है। तो कलर्स में मैंने बनाया ताकि आपको समझ आए। पी पहला एक वेव है, उसके बाद क्यू आर और एस ये तीनों साथ ही पढ़ी जाती हैं, लेकिन इनके लिए भी आप देखें थोड़ा सा यहाँ पे वेव नीचे आती है, फिर वेव ऊपर की तरफ चली जाती है आर, और फिर वेव थोड़ी सी नीचे एस, और एस के बाद दोबारा से नॉर्मल वही टी फॉर्म में आ जाती है और टी के बाद फिर पी बन जाती है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि पी क्यू आर एस और टी इनके जब ये होता है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है। तो देखें जी हम पहले पी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो एट्रिया के अंदर होती है। एट्रिया जो हमने पीछे बात की, हार्ट का जो फर्स्ट चैम्बर होता है। तो होता है क्या जी, पी एक वेव है जो कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है। इसमें एट्रिया जो हार्ट का ऊपर वाला चैम्बर है तो वो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का आना, ठीक है, एट्रिया सिस्टोले। तो अब हो क्या रहा है जी, कॉन्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जाहिर सी बात है ऐसे नोड से वो सिग्नल आएगा, ऐसे नोड से करंट आएगा, तो उस करंट की वजह से, करंट जनरेट होने की वजह से जो पी है वो वेव बनती है। तो यानी पी वेव जब बनेगी तो उस दौरान क्या होगा, एट्रिया सिस्टोल होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे एट्रिया के पास कॉन्ट्रैक्शन आएगी। तो जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एक वेव बनेगी, उस वेव का नाम है, हमने दिया हुआ पी वेव। उसके बाद आप देखें क्यू आर एस एक कॉम्प्लेक्स इन्हें पढ़ा जाता है, क्यू आर एस। अब क्यू क्या है जी, क्यू ए शॉर्ट डाउन वर्ड है
जो कि डिफ्लेक्शंस होती है। देखिए शॉर्ट डाउनवर्ड थोड़ा सा वेव नीचे आता है। वेव नीचे आने के बाद फिर हम आर की बात करते हैं जो कि शार्प अपवर्ड स्पाइक है। ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ लाइन जाती है। ये देखिए ये वाली जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ये आर है, जिसे हम शार्प अपवर्ड स्पाइक कह रहे हैं। यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होते हैं। अब आपने देखा जी यहाँ पे पी वेव जब आता है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, और जब आर की शार्प अपवर्ड स्पाइक वेव जाती है तो उस दौरान वेंट्रिकल, जो दिल के नीचे वाले खाने हैं वेंट्रिकल, उनमें डीपोलराइजेशन आती है, यानी उनमें करंट जनरेट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल जिसे हम सिस्टोल कहते हैं। तो यहाँ पे एट्रिया सिस्टोल हो रहा था पी वेव में, और क्यू आर एस के अंदर क्या हो रहा होता है कि वेंट्रिकल सिस्टोले हो रहा होता है, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो एवी नोड्स है वो इम्पल्स दे रहे होते हैं, जनरेट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद एस की अगर हम बात करें तो व्हेन एट्रिया डिस्टोल एंड, तो अब हुआ क्या, तो पहले ये सिस्टोल थे, कॉन्ट्रैक्शन हुई, उसके बाद फिर क्यू आर पी क्यू आर एस पे क्या होता है कि नीचे वाला जो हिस्सा वेंट्रिकल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, और इस दौरान फिर एस जो है वो थोड़ा सा नीचे आता है। उसकी वजह यह कि जो एट्रिया है वो डायस्टोल हो जाता है, यानी उसमें एट्रिया में किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, और जो वेंट्रिकल है वो सिस्टोल हो रहा होता है। तो बेसिकली इसलिए इस दौरान आप देखेंगे थोड़ा सा जो है ना वो वेव्स नीचे आ जाती है। उसके बाद तीसरी वेव जो आखिरी वेव है वो है जी टी। वहाँ पे क्या होता है, रिलेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स डायस्टोल। तो यहाँ पे क्या हुआ है जी, जो जाहिर सी है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो अब रिलैक्सेशन में भी जाएगा। तो वेंट्रिकल जब रिलैक्सेशन हो रहे थे उस दौरान जो वेव बनती है वो टी होती है, टी रिलेशन ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल। तो यहाँ पे देखें जी आपका एट्रिया जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, नर्व इम्पल्स आ रही होती है जिस पर पी वेव बनती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद क्यू आर एस है, तो अब एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, सिस्टोल हो गया। अब जाहिर सी बात है एट्रिया जो है वो रीपोलराइजेशन में चला जाएगा, यहाँ से करंट आगे बढ़ गया तो यहाँ पे ये असली फॉर्म में अपना आ जाएगा, यानी रीपोलराइजेशन पे आ जाएगा, यानी ये अब डायस्टोल हो जाएगा, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्शन आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, और यहाँ से जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना शुरू होती है तो ये दिल के जो नीचे वाले चैम्बर है वेंट्रिकल वो सिस्टोल हो रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिलैक्सेशन आ रही होती है, और इस दौरान जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोल में चला जाता है तो फिर उसके बाद फिर आ जाती है ये अगली वेव आपकी जिसे हम टी कहते हैं। तो टी में क्या होता है जी, जो वेंट्रिकल जो हुए थे यानी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे यहाँ पे वेंट्रिकल, तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल है वो अब दोबारा से रिलैक्स हो रहे हैं। तो यानी यहाँ पे पहले एट्रिया जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई, उसके बाद फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो गई, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब वेंट्रिकल यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है, यानी डायस्टोल हो रहा है। तो अब तीन चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। हालांकि तो सवाल ये है कि फिर जो एट्रिया है उसकी कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हुई है, तो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन यहीं पे हो रही होती है, उसको यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा। तो यहाँ पे यानी एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हुई, यहाँ पे एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुई है और यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपकी ईसीजी या थ्री वेव्स पी एंड पी क्यू आर या टी, तीन वेव्स में इसको शो किया जाता है। जो चीज़ यहाँ पे नक्शे में दिखाई नहीं जा रही वो ये है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हुई। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली यहाँ पे हो रही होती है, जो कि नक्शे में यहाँ पे दिखाई नहीं जा रही। तो ये आपकी टेक्स्ट है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक का पेज नंबर है जी 279। तो यहाँ पर भी देख लें तो नंबर 1 पे एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रही है, ऐसे नोड से मैसेज आता है, पी वेव बनती है। सेकंड डायग्राम में आप देखें तो पी से आगे थोड़ी वैल्यू बनती है, जो करंट है वो बढ़ रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है और इम्पल्स जो है वो एवी नोड्स की तरफ चली जाती है। उसके बाद आप नंबर 3 डायग्राम में देखें तो यहाँ पे येलो क्यू आर एस वाली जो लाइन है वो दिखाई गई है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है, वेंट्रिकुलर, ठीक है, और जो यानी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो एट्रियल रीपोलराइजेशन हो चुकी है, यानी जो एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई तो अब उसमें रीपोलराइजेशन हो चुकी है, यानी वो डायस्टोल हो चुका है। उसके बाद नंबर
4 डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पे QRS के बाद जो वेव्स है वो आगे जा रही है, जो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है। तो वेंट्रिकुलर यहाँ पे डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई, यानी वेंट्रिकुलर की उसमें करंट पूरा जनरेट हो चुका है। उसके बाद नंबर 5 में देखें जी, वेंट्रिकुलर जो है वो रीपोलराइजेशन हो गया है। ये T जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे येलो कलर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे देखें जी करंट जो है ना वो जनरेट हो चुका है मुकम्मल। तो वेंट्रिकुलर जो है वो रिलैक्स हो चुके हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर तो रिलैक्स होने के नतीजे में यहाँ पे जो वेव बनी है वो T वेव बनी है। और एंड में क्या लिखा हुआ है जी आखिर में, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, तो जाहिर सी बात है T के बाद जब वेव आगे जाएगी, सिग्नल आगे जाएगा, तो फिर वो जो वेंट्रिकुलर है वो रीपोलर हो जाएगा, मतलब दोबारा से वो इजी हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्सेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो ये है जी बेसिक, इस तरीके से आपका जो ECG है वो काम करता है। तो आई होप के बात समझ में आप बच्चों को आई होगी। लेकिन एक बात थोड़ी सी और इसमें मैं करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। तो देखें जी, हम लोग ज़िंदा हैं, तो अब हमें कहा जाता है जी बिल्कुल सीधे हो जाए, तो हम सीधे तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो जो हार्ट बीट है उसके चलने का अंदाज़ भी कुछ इस तरीके का है कि हम उसमें यानी कभी P तो कभी QRS तो कभी T, तो यानी लाइन हमारी टेढ़ी मेढ़ी तो रहेगी। तो जब तक इंसान ज़िंदा है तो लाइन टेढ़ी है, और ये सीधी कब होगी, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है। अब इससे हमें जो मैसेज मिलता है वो ये कि ये हमारी लाइफ है, हमारी चाहत के मुताबिक काम नहीं होगा। हमारी कोचिंग क्लास कैसी हो, हमारे घर वाले कैसे चलें, हमारे हिसाब से चलें, पेरेंट्स हमारे हिसाब से चलें, तो बहुत सारे गिले शिकवे हमें ज़िंदगी से रहते हैं। और बहुत कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, उसकी तरफ भी बाज़ दफ़ा हम जो है ना शुक्र वाला मामला नहीं कर पा रहे होते। तो इस लाइन को देखकर मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हमें हमेशा सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे पास मौजूद है, जो अल्लाह की नेमतें इस वक्त मौजूद हैं, उस पर हमें शुक्र करना चाहिए। और जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, या वो चीज़ें जो हमारी चाहत के मुताबिक नहीं हैं, अप एंड डाउन हमारी लाइफ ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आता रहता है। क्योंकि आप हमारी लाइन को देख लें, ECG को देख लें, तो यहाँ भी अप एंड डाउन आपको लाइनें नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है कि जो हम चाहते हैं वही सब कुछ हो, ऐसा नहीं है। जो है उस पर शुक्र करें, और जो नहीं है उस पर हमें सब्र करना चाहिए और ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आई होप के बात समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।